नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिज़ायर में। इस बेहद ही खास सीरीज़ में हम बात करते हैं करंट अफ़ेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो आज के करंट अफ़ेयर शुरू करने से पहले हम नॉर्थ ईस्ट के थोड़े इंडिया के मैप को देखेंगे, वो आज जो चर्चा में बने हुए हैं, वहाँ पे लगातार डिस्प्यूट हो रही हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अगर मैप को देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर बेसिकली कौन-कौन से राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, शिलांग है, सॉरी मेघालय के यहाँ यहाँ पे सिक्किम है, 7+1 सिस्टम को बोला जाता है। तो आपको बता दें, असम को 15 अगस्त 1947 को बनाया गया था। मणिपुर को बनाया गया था 21 जनवरी 1972। नागालैंड बना 1 दिसंबर 1963। 21 जनवरी को ही मेघालय बनाया गया, 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा भी 21 जनवरी 1972 को बना है। सिक्किम 16 मई 1975 में हमारे यहाँ शामिल हुआ। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में हुआ। और मिज़ोरम भी 20 फरवरी 1987 को हुआ है। तो ये सब बनाए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 7+1 का कॉन्सेप्ट चलता है। तो पहले सबसे पहले क्या हुआ था, प्रेज़ेंट असम पहले से था। असम क्या करता है, असम अरुणाचल के साथ भी बाउंड्री बनाता है, नागालैंड के साथ भी बाउंड्री बनाता है, उसके बाद में ये मिज़ोरम के साथ भी बनाता है, मणिपुर के साथ भी बनाता है। और इसके साथ ही साथ अगर आप इधर आइए, आपको नीचे साइड में अगर असम साथ आएँगे, तो त्रिपुरा के साथ भी और मेघालय के साथ भी बाउंड्री बनाता है, तो कहीं न कहीं इसके डिस्प्यूट आ जाते हैं, तो आज उसी के बारे में जानेंगे। तो अब देखते हैं आज पहले हम कौन-कौन से करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, इनका हम एनालिसिस करेंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाया गया। इस दिन को हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 1984 से मनाया जा रहा है। देश का भविष्य माने जाने वाले युवाओं में लॉजिकल सोच को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य है इस राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाना। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी अर्थात रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भारत की अनुपस्थिति उसके लिए खेद है और उसे उम्मीद है कि नई दिल्ली जल्दी से कोशिश करेगा, वो इसमें शामिल हो जाए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में तमिलनाडु की महेंद्रगिरी पर्वत है, वहाँ से महेंद्रगिरी जगह है, वहाँ से इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में 720 सेकंड की अवधि के लिए गगनयान कार्यक्रम के क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता जो उन्होंने परीक्षा की सफलतापूर्वक आयोजित कर ली है। तो आज बात करेंगे गगनयान के बारे में। 12 जनवरी 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरिद्वार धर्म संसद के आयोजकों और वहाँ के वक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गए हैं। तो देख आज इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने 21 जनवरी को मेघालय के 50वें राज्य स्थापना दिवस समारोह से पहले असम मेघालय सीमा के 6 क्षेत्रों में विवाद को समाप्त करने के लिए अंतिम समझौते और मुहर लगाने की उम्मीद जताई है। आज बात करेंगे इंदु मल्होत्रा पैनल के बारे में, बात होगी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क के बारे में, बात करेंगे पासपोर्ट्स की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के बारे में। इसने अपना पहला क्वार्टरली इसने रिपोर्ट जारी कर दी है। तो अब देखते हैं सबसे पहले उन टॉपिक को जो जीएस पेपर 1 से लिंक है। आपको बता दें, ये जो टॉपिक है, ये जो सिलेबस वो यूपीएससी से संबंधित है। बाकी आप चाहे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी या एयरफोर्स, नेवी, टीचिंग, इसके अलावा अगर बात आर्मी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एसआई ग्रुप की या फिर कांस्टेबल की, उन सारे एग्ज़ाम में जहाँ पर करंट अफ़ेयर पूछा जाएगा, उसके लिए सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा जय के साथ और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। तो राष्ट्रीय युवा दिवस अगर टॉपिक की बात की जाए, तो जो प्राचीन संस्कृति से लेके प्रेज़ेंट टाइम में जो आधुनिक इतिहास में जहाँ पर विभिन्न जो व्यक्तित्व हैं, उनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है, उससे संबंधित ये टॉपिक है। तो स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है, वो उनको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष कब मनाई जाती है? 12 जनवरी को मनाई जाती है। इनका प्रसिद्ध कोट है कि पहले हर अच्छी बात का मज़ाक उड़ता है, फिर लोग उसका विरोध करते हैं और अंत में क्या होता है? उसकी स्वीकारता हो ही जाती है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करी जाए, तो अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया है, वो एक ऐसे अग्रदूत प्रकाशक थे जिन्होंने पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म के बताने का श्रेय दिया जाता है। वह श्री रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य उत्साही शिष्य थे, जो भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के प्रमुख शक्ति थे। उन्होंने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए जोर दिया और उनका प्रसिद्ध भाषण जो 1893 शिकागो में दिया गया था, यहाँ से इनको क्या हुई थी, इनको ख्याति प्राप्त हुई थी। कोलकाता में 12 जनवरी 1963 को इनका जन्म होता है और आपको बता दें इनके मठवासी होने से पहले इनका नाम जो विवेकानंद जी था, इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था।
इनको योग और वेदांत के हिंदू दर्शन को पश्चिम में पेश करने के लिए जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। इसके अलावा विवेकानंद को सच्चिदानंद से बदलकर उन्होंने पहले इस्तेमाल करने वाले वर्ड 1893 में खितरी राज्य के महाराजा अजीत सिंह ने किया था। 1897 में इन्होंने अपने गुरुजी के रामकृष्ण मिशन का गठन किया और उनके विचारों को आगे घर-घर तक पहुँचाने की कोशिश की। 1899 में बेलूर मठ की स्थापना की, जहाँ उनका स्थायी निवास बना, कहाँ पर बेलूर मठ के तहत। उन्होंने नव वेदांत का प्रचार किया, पश्चिमी लेंस के माध्यम से हिंदू धर्म की व्याख्या की और हिंदू धर्म के माध्यम से पश्चिमी चीज़ों की व्याख्या की और भौतिक प्रगति के आध्यात्मिक संयोजन को विश्वास दिखाया, या भौतिक प्रगति के साथ-साथ अध्यात्म को भी जोड़िए। अर्थात पश्चिम को इन्होंने पूर्व से जोड़ने की बात कही। अगर हम देखें इन्होंने कौन से कुछ बुक्स लिखी हैं, इन्होंने राजा योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें हैं। आइए बात करते हैं यूपीएससी जीएस पेपर 2 से लिंक टॉपिक के बारे में। बात करेंगे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसको रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहते हैं। ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है या फिर एजेंसियाँ हैं, उनसे लिंक है। आपको बताते हैं 1 जनवरी 2022 से आरसीईपी क्या हो गया, लागू हो गया है और इसको दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। भारत इसको इसमें क्यों नहीं शामिल हुआ है कि भारत इसलिए शामिल नहीं हुआ है कि चीन के साथ हम पहले ही असंतुलन की स्थिति में हैं और हम लगातार उनकी सर्विसेज़ से और उनके सब गुड्स से क्या हो रहा है, अगर हमने एक मार्केट खोल दिया तो चाइना की और डंपिंग हमारे यहाँ हो जाएगी और कहीं न कहीं क्या होगा कि हमारे ऊपर जो हमारा जो व्यापार है, वहाँ पे निर्यात की अपेक्षा आयात इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमें इम्बैलेंस हो जाएँगे, तो भारत कहीं न कहीं इन चीज़ों से दूर रह रहा है। लेकिन देखें भारत को इसका हिस्सा क्यों बनना चाहिए? क्योंकि अगर जिस हिसाब से वैश्विक अस्थिरता बढ़ रही है, तो उसके समावेशी संतुलन के लिए भारत को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही साथ इतने बड़े व्यापार समझौते में भारतीय कंपनियों को भी क्या होगा, बड़े बाज़ार में अपनी ताकतें दिखाने का मंच मिलेगा। इसके अलावा जो अमेरिकी, चाइना के बीच लगातार टेंशन बढ़ी रहती है, तनाव बने रहते हैं। इसमें क्या होगा, जो जो वैश्विक स्तर पे तनाव बढ़ गया, उसको कहीं न कहीं कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक अगर पार्टनरशिप की बात की जाए, तो ये आसियान के 10 देशों के अलावा चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक समझौता है। ये रहा आपका जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो और 10 देश कौन से हैं? ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है? इस हिसाब से टोटल 14 अभी कंट्रीज़ में शामिल हैं। इनका उद्देश्य क्या है? ये टैरिफ कम करके सारी सेवाओं के लिए व्यापार को सभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में खोलना चाहते हैं, जिससे कि निवेश बढ़ावा बढ़ सके, उत्पादन निर्यात को अनुमति दिया जा सके और बिना किसी ब्लॉक के हम सभी जगह पर मार्केट में पहुँच सकें। जैसे यूरोपीय यूनियन ने अपने सभी देशों के लिए क्या किया, मार्केट खोल रखे हैं और क इससे क्या है, ये बौद्धिक संपदा के अधिकारों की भी बौद्धिक संपदा को भी यहाँ पे बात करता है। इसके अलावा पर्यावरण सुरक्षा और इसमें श्रम अधिकार शामिल है, ध्यान रखना। इस पर्यावरण सुरक्षा और श्रम अधिकार क्या किए हैं, इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। ये कुल वैश्विक जीडीपी का इसमें 30% हिस्सा है, लगभग $26.2 ट्रिलियन डॉलर और दुनिया की लगभग एक तिहाई आबादी यहाँ बिलॉन्ग करती है। इस ब्लॉक के भीतर 90% जो व्यापार होगा, उन पे शुल्क क्या किए जाएँगे, समाप्त कर दिए जाएँगे। ये बौद्धिक संपदा, ई-कॉमर्स और कॉम्पिटिशन के आसपास सामान्य नियम भी स्थापित किए जाएँगे। अगर इसमें कुछ चुनौतियाँ देखें, चुनौतियाँ वही हैं कि अमेरिका द्वारा भागीदारी की कमी बीजिंग को क्षेत्र में आर्थिक विकास के चालक के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने की अनुमति देगा, क्योंकि इसमें यूएसए है नहीं, तो चाइना से सुप्रीम पावर बन जाएगा। आर्थिक लाभ उसको बने रहेगा। बड़े-बड़े जो देश हैं, उनको तो लाभ मिलेगा, लेकिन छोटी कंट्री जो लाओस, वियतनाम, म्यांमार हैं, वो कहीं न कहीं इसमें घाटे में आएँगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बात करते हैं यूपीएससी जीएस पेपर 3 लिंक टॉपिक के बारे में, बात करें गगनयान मिशन के बारे में। इन्होंने अपनी क्रायोजेनिक जो इंजन की है, उसकी योग्यता को 720 सेकंड के लिए क्या किया है, सफलता से कहीं न कहीं क्या किया है, लगभग 12 मिनट तक सही से चला लिया है। इंजन, ये टॉपिक आपकी अंतरिक्ष में जागरूकता से संबंधित है। इंजन के इस प्रदर्शन ने परीक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया और इंजन के पैरामीटर परीक्षण की पूरी अवधि के दौरान भविष्यवाणियों के साथ निकटता से मेल खाते हैं। अगर इसका महत्व देखें हम गगनयान मिशन का, तो लंबी अवधि तक के सफल परीक्षण, मानव अंतरिक्ष का जो कार्यक्रम है, जब मानव को भेजने की कोशिश की जाएगी भारत द्वारा अंतरिक्ष में गगनयान, उसके लिए मील का पत्थर है। इस गगनयान ने मानव रेटेड प्रक्षेपण यान में शामिल करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन की विश्वसनीयता और उसकी मजबूती को क्या किया है, सुनिश्चित कर दिया है। यानी कि गगनयान के माध्यम से भारत क्या चाहता है कि मानव को अंतरिक्ष में भेजा जा सके। इसकी घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से 15 अगस्त 2018 से स्वतंत्रता दिवस से अपने संबोधन में कहा था। इसका प्रारंभिक लक्ष्य 15 अगस्त 2022 को
भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ से पहले मानव को अंतरिक्ष में भेजना था और जब ये ऐसा भारत कर लेगा, तो न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका बल्कि रूस और चीन के बाद एक ऐसा कार्य करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? मनुष्यों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी वापस लाने की जो क्षमता है, उसका हम क्या करना चाहते हैं? प्रदर्शन करना चाहते हैं। और इस गगनयान कार्यक्रम की अगर तैयारी और लॉन्च की बात की जाए, तो ये 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार पहले ही रूस के सामान्य अंतरिक्ष उड़ान जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं। मिशन के लिए इसरो ने हेवी लिफ्ट लॉन्चर जीएसएलवी जो मार्क 3 है, उसकी पहचान की। ध्यान रखना इसमें कौन-सा इंजन लगेगा? जीएसएलवी मार्क 3 और इसमें क्रायोजेनिक इंजन वर्क करेगा। इससे होगा क्या? उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे क्या होगा गगनयान मिशन में अपने लगभग हम 60% जो उपकरण है, वो क्या करेंगे? लोकली अब स्वदेशी यूज़ करेंगे, तो कहीं न कहीं इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा। लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिसमें 15,000 रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, 13,000 रोज़गार निजी क्षेत्रों में मिलेंगे और 900 से अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकताएँ होंगी। अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी कि हम और अच्छा कर सकते हैं और इससे क्या होगा कहीं न कहीं भारत की प्रेस्टीज जो पूरी दुनिया में वो बढ़ेगी और कहीं न कहीं है हम अंतरिक्ष इंडस्ट्री के अंदर स्पेस इंडस्ट्री है उसमें कहीं न कहीं एक नए प्लेयर के रूप में उभरेंगे। बात करते हैं अभद्र भाषा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बारे में। ये टॉपिक आपका जो है, ये जो आंतरिक सुरक्षा चुनौती से संबंधित जो मुद्दे हैं, वहाँ से ले लिया गया है। तो देखते हैं मामला क्या है, मुद्दा क्या हुआ था। 19 से 21 दिसंबर को हरिद्वार में धर्म संसद में कई भाषण दिए गए। इन भाषणों में खुले आह्वान से लेकर हिंसा तक की बात कही गई है, जहाँ पर एक युद्ध छेड़ना, जो 1857 से भी अधिक भीषण होना चाहिए। यदि आप उनकी और यहाँ पर उनकी को सीधी मुस्लिम आबादी को टारगेट किया गया था। उनकी आबादी को खत्म करना चाहते हैं, तो उन्हें मार देना होगा। उनके आर्थिक, सामाजिक बहिष्कार करने होंगे। मुसलमानों को यहाँ मुसलमान खरीदार नहीं है, इसलिए उस मुस्लिम विक्रेता को बाहर फेंकिए और कुत्ते सिटी जैसे म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जाति सफाई की तुलना की गई है, ऐसे-ऐसे इसमें कुछ अपमानजनक बातें बोली गई हैं। इसलिए कोर्ट में याचिकाएँ दायर की गई हैं, क्योंकि कहीं न कहीं नफ़रत भरे भाषण क्या करते हैं, देश में अशांति फैलाते हैं, उनके लिए कार्रवाई करने की बात कही गई है। एक याचिका में ये भी कहा गया है कि इसमें जो लिखा है कि अभद्र भाषा और अफ़वाह फैलाने वालों से निपटने के लिए आईपीसी अब पर्याप्त नहीं है। इसके लिए और भी कुछ नए कानून बनाने चाहिए। दोनों याचिकाएँ जो अमीश देवगन मामला जो 2020 का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। जहाँ पर ये बात बोली गई थी अमीश देवगन मामले में कि अभद्र भाषा को एकता और बंधुत्व के उल्लंघन, साथ ही साथ मानवीय गरिमा के उल्लंघन से जोड़ा जाएगा। जो संविधान का अनुच्छेद 21 है, उसके तहत जीवन की स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन का जो आधार है उसका अनिवार्य पहलू है। इसीलिए क्या किया गया बार-बार जो मॉब लिंचिंग, भीड़ हिंसा जो चीज़ें हो रही हैं, तो उनसे बोला गया है कि आप कहीं न कहीं क्या करिए कि इस खास जो तबके को टारगेट किया जा रहा है उनको दूर ना होने दीजिए। आज आप उनको कर रहे हैं, कल वो इधर करेंगे, कहीं न कहीं देश में अभद्र भाषा की अशांति फैलेगी। तो अगर हम बात करें अभद्र भाषा होती क्या है? तो अभद्र भाषा लोगों के विशेष समूह के खिलाफ उनके धार्मिक विश्वास, यौन अभिन्यास, लिंग और इसी तरह से हाशिए पर रहने वालों के लिए घृणा फैलाने के लिए उकसाने का काम करते हैं। विधि आयोग की अगर बात की जाए तो उन्होंने अभद्र भाषा को अपनी 267वीं रिपोर्ट 266 रिपोर्ट के तहत बयानों में व्यक्तियों और समाज को आतंकवाद, नरसंहार और जातीय सफाई के कृत्यों के लिए उकसाने की क्षमता के तहत माना गया है। आईपीसी की धारा 153 ए और 505 को आमतौर पर मुख्य दंड प्रावधानों के रूप में लिया जाता है, जो भड़काऊ भाषणों और अव्यक्तियों से निपटने और अभद्र भाषा को दंडित करना चाहते हैं। हेट स्पीच के लिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होता है कहीं न कहीं दंगा उकसाए जा सकते हैं, जैसा कि 2013 का मुज़फ्फरनगर दंगा हुआ था, जो कि न नकली वीडियो से शुरू हुआ था, जिससे आंतरिक सुरक्षा में दिक्कतें आईं। उग्रवादी भावनाओं को भी इसमें प्रज्वलन होता है, मॉब लिंचिंग की घटनाएँ बढ़ती हैं और कहीं न कहीं गलत सूचना और दुष्प्रचार होता है, जिसकी वजह से दिल्ली में दंगे हुए हैं। इनके उपाय क्या हो सकते हैं? प्रेज़ेंट टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, चाहे वो फ़ेसबुक हो, गूगल हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इन पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ भारत में चुनाव आयोग को ऐसी खबरों को निर्माता की पहचान करने के लिए तकनीकी कंपनियों के साथ गठजोड़ करना चाहिए। अंतिम यूज़र को शिक्षित करना चाहिए, जिससे कि क्या वो बहकावे में ना आएँ। सरकार को इंटरनेट मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म में गहरे स्तर पर जुड़ने के कारण संभावित नुकसान पर नीतिगत ढाँचा तैयार करना चाहिए। जिस टाइप से जर्मनी में ऐसी चीज़ों करने के लिए भारी जुर्माना लगाया जाता है, सोशल मीडिया कंपनियों को वहाँ पर 50 मिलियन यूरो तक के जुर्माने का सामना करना पड़ता है, यदि वे अपनी साइटों में अवैध सामग्री को हटाने में लगातार विफल रहते हैं। तो जब इतना बड़ा अगर जुर्माना लगेगा, तो कहीं न कहीं वो भी इसमें रिस्ट्रिक्ट होंगे और कहीं न कहीं हमें दिक्कतें ये होंगी, वो दूर होंगी और क्षेत्र में शांति स्थापित होगी।
बात करते हैं असम-मेघालय सीमा विवाद के बारे में, जिसको अमित शाह जी ने उम्मीद की है 21 जनवरी को मेघालय के 50वें जन्मदिन पे क्या होगा उनके स्थापना दिवस पे चीज़ें सुलझ जाएँगी। ये टॉपिक आपका आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, उनसे ये टॉपिक आपका लिंक होता है। तो देखते हैं विवाद है क्या? तो असम और मेघालय के बीच में जो सीमा है, वो 885 किलोमीटर की है और मेघालय और असम पुनर्गठन अधिनियम जो 1971 के तहत हुआ था, उससे मेघालय को असम से अलग किया गया था। एक कानून जिसने उसे चुनौती दी थी, उसी से क्या हुआ आगे चल के विवाद हुआ। फिलहाल इनकी सीमाएँ 12 बिंदुओं पे विवाद है। इसमें अपर ताराबारी, गंजांग रिजर्व फॉरेस्ट, हामिम, लंगीपी, बोरदुआर, बोकलापारा, नोंगबा, मातामुर, खानापारा, पिलंकाटा, देश डोमराव ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, कुंडली और रेटचेरा क्षेत्र शामिल हैं। अगर आप मैप में देखेंगे, तो यहाँ पर अब मेघालय असम साथ ही बाउंड्री मिलती है, इसलिए यहाँ पे क्या है दिक्कतें आ रही हैं। सर्वे ऑफ इंडिया अपना सर्वे यहाँ पे मैप नहीं कर सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ कमेटी ने असम का दावा कायम रखा था, जिसे मेघालय नहीं मानता है। इन दोनों के बीच में 884.9 किलोमीटर की सीमा है। तो यहाँ पे जो प्रमुख मुद्दा है वो लैंगपी की वजह से है। तो लैंगपी क्या है? असम और मेघालय के बीच में विवाद का प्रमुख बिंदु असम के कामरूप जिले की सीमा से लगे पश्चिमी गारो हिल्स के लंगपी जिला है। तो लंगपी ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान कामरूप जिले का हिस्सा था, लेकिन आज़ादी के बाद ये गारो हिल्स और मेघालय का हिस्सा बन गया। इसी को लेकर बात हो रही है। असम इसमें असम के मिकिर पहाड़ियों का हिस्सा मानता है, वहीं मेघालय ने मिकिर हिल्स के ब्लॉक ए और 2 पर सवाल उठाए हैं। अब कार्बी आंगलोंग क्षेत्र असम का हिस्सा है। मेघालय का ये कहना है कि तत्कालिक यूनाइटेड किंगडम खासी और जैंतिया हिल्स जिले के हिस्से थे, इसलिए वो उनका है। यहाँ पे विवाद हुआ है। तो अब क्या किया गया है, असम और मेघालय दोनों ने सीमा विवाद निपटान समितियों का गठन किया है। वो कोशिश चाहते हैं इन विवादों को सुलझाया जा सके और वहाँ पे कोशिशें की जा रही हैं। अगर असम के साथ और मुद्दे हम देखते हैं, तो इसमें बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य के बड़े पैमाने पर असम से सभी की बाउंड्री छूती है, जिससे कई राज्यों के साथ इसका सीमा विवाद भी होता है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ असम की सीमा विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मेघालय और मिजोरम के साथ असम का सीमा विवाद फिलहाल बातचीत के जरिए समाधान के चरण में है। वहीं मिजोरम के साथ सीमा विवाद हाल ही में हिंसक हो गया था, जिसके कारण केंद्र ने इसमें यहाँ पर हस्तक्षेप किया था। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा असम के साथ किसके-किसके साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम इनके साथ क्या हुआ वहाँ पर लगभग 4 राज्यों के साथ यहाँ पे विवाद बना हुआ है। बात करेंगे इंदु मल्होत्रा पैनल के बारे में, जो आप तस्वीर देख रहे हैं तो काफ़ी चर्चित है कुछ दिनों से। तो ये इंदु मल्होत्रा जी, तो हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जाँच के लिए अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के तहत एक जाँच समिति नियुक्त की है। इस समिति को इस बात की जाँच करनी होगी कि सुरक्षा उल्लंघन के लिए आखिरकार ज़िम्मेदार है कौन? और ये सुझाव देना होगा कि पीएम और संवैधानिक पदाधिकारियों की सुरक्षा के लिए कौन-कौन से और भी आप सुरक्षा उपाय क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। इसलिए इनको क्या गया है, इनको गठित किया गया है। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या निर्णय देती है। बात करते हैं बार्क के बारे में, अर्थात BARC। भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नहीं है, ये है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। ब्रॉडकास्ट मतलब जहाँ पे टेलीविज़न में प्रसारण होता है। यह एक उद्योग निकाय है जो संयुक्त रूप से विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों और प्रसारण कंपनियों के स्वामित्व में है, जिसका प्रतिनिधित्व द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाइनेंसिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। बार को 2010 में बनाया गया है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 10 जनवरी 2014 को भारत में टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों के लिए नीतिगत गाइडलाइन जारी की थी और भारत में टेलीविज़न रेटिंग के लिए अब इन दिशा निर्देशों के तहत जुलाई 2015 में बीआरसी को क्या किया था, रजिस्टर्ड किया गया था। ये क्या करता है, समाचार चैनलों के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल द्वारा रेटिंग फिर से शुरू होगी, जब संगठन ने अपनी प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल को संशोधित किया है, मॉडिफाई किया है। मुंबई पुलिस द्वारा एक निजी चैनल पर रेटिंग से छेड़छाड़ करने के प्रयासों से जुड़े एक रैकेट का भंडाफोड़ करने के बाद इस रेटिंग को क्या किया था, निलंबित किया गया था। तब से बार को अब अपनाया गया था। बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत पहले वर्ष 90वें स्थान पे था। अब इस इंडेक्स में 83वें स्थान पे आ गया, 83वें अब आ गया है। भारत, दक्षिण अफ्रीका के रवांडा और युगांडा के बाद मध्य अफ्रीका में साओ टोम और प्रिंसिप के साथ रैंक साझा कर रहे हैं। अब ओमान और अर्मेनिया ने नवीनतम जो इनपुट आए हैं उसमें दुनिया भर में 60 गंतव्यों के लिए इसका वीज़ा मुक्त पहुँच हो चुकी है। इसने 2006 में 35 गंतव्य जोड़े हुए हैं। इस सूची में हमेशा की तरह
जापान और सिंगापुर क्या है शीर्ष पे हैं, टॉप पे जापान है, दूसरे नंबर पे सिंगापुर है। मालदीव का पासपोर्ट दक्षिणी एशिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है और कुल मिलाकर 98वें स्थान पर पे 58 पे है, जो 88 देशों के वीज़ा मुक्त क्षेत्रों में क्या करता है, प्रवेश करता है। हमारे पड़ोसियों में अगर देखें तो बांग्लादेश 103, पाकिस्तान 108, नेपाल 105 ये है, तो ध्यान रखिएगा हम किस नंबर पे हैं, इस टाइम पे अभी हम 83 नंबर पे आ चुके हैं। अगर हम बात करें हेनले पासपोर्ट के इंडेक्स के बारे में बात की जाए, तो हेनले एंड पार्टनर्स दुनिया के पासपोर्ट की रैंकिंग और इंडेक्स को उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार प्रकाशित करते हैं, जहाँ उनके धारक बिना पूर्व वीज़ा के पहुँच सकें। इसे 2005 में लॉन्च किया गया। इसकी रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा के बेस पे होती है, जो सभी प्रमुख वाहक सहित कुल 290 एयरलाइनों के साथ क्या करते हैं, व्यापार संघ बनाया हुआ है। इस सूचकांक में 199 विभिन्न पासपोर्ट और 227 विभिन्न यात्रा गंतव्य शामिल किए गए हैं। इसमें डेटा को वास्तविक समय पर क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है और जब वीज़ा नीति परिवर्तन प्रभावी होते हैं, तब इसको क्या किया जाता है, इसको कोशिश की जाती है आप सही से बना सकें। तो आप सीधा-सीधा समझिए, यदि आपको किसी दूसरे देश में जाना है, वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल मिले, आपको वीज़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो अब क्या है वो पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस टाइम पे वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रहा है जापान, फिर है सिंगापुर, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ आज के जितना करंट अफ़ेयर था, वो कंप्लीट होता है, उनका एनालिसिस भी कर लिया गया है। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मिलेंगे अब नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डेयर के साथ। अपनी पढ़ाई को करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।